My dear students of 12th class, you are all welcome once again in my online classes today. My dear students, I have taught you the chapter A Girl with a Basket 2 days ago. Today, I have a desire to tell you the mode, the style of writing reference, context and explanation. So today there will be a discussion among you all on the topic how to explain a paragraph with reference to context. प्रिय छात्रों, वैसे आप कक्षा 11 में आपके प्रीवियस ईयर में आप लोगों को मैंने रेफरेंस लिखना, कॉन्टेक्स्ट लिखना, एक्सप्लेन करना बताया है। फिर भी मैं दोबारा उसी बात को पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ निकाल दिया गया है, कुछ पार्ट निकाल दिए गए हैं और जो मार्किंग है, जो अंक हैं, उन बिंदुओं पर कुछ बिंदुओं पर बढ़ा दिए गए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट take a paragraph from your prose or take a stanza from your poetry. तो रेफरेंस लिखने का बस थोड़ा सा अंतर प्रोज और पोइट्री का है। तो आज हम प्रोज से लेते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये ध्यान हो कि आपके प्रोज से अब 10 अंक का एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा। अब आप जो व्याख्या करेंगे इस पैराग्राफ की, उस पैराग्राफ में 10 अंक होंगे। तो कुछ अंक आपके रेफरेंस पर, कुछ अंक आपके कॉन्टेक्स्ट पर और कुछ अंक आपके एक्सप्लेनेशन पर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन how to write a reference in a dignified style, in an attractive style. How can you impress your examiner, your evaluator? आप अपने मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को कैसे इम्प्रेस कर सकते हो, कैसे प्रभावित कर सकते हो? तो यदि लिखते सभी हैं, लेकिन लिखने का अगर आपका तरीका, लिखने में कुछ दमदारी यदि है, तो आपकी कॉपी का मूल्यांकन उस मूल्यांकनकर्ता के मस्तिष्क में कुछ अलग होगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि मेरा हर विद्यार्थी, मेरी हर छात्रा, मेरा हर छात्र या छात्रा अच्छे अंक पाए। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने यह मस्तिष्क में रखा है कि आई वांट टू गेट ए स्कोर्ड गुड मार्क्स। थैंक्स। लेट अस बी शॉर्ट हाउ टू एक्सप्लेन अ पैराग्राफ विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे आप लेते हैं आपका चैप्टर अ गर्ल विद ए बास्केट, सामने है आपके पास किताब में, देख रहे हैं। The last paragraph of your lesson, as this beautiful child born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. Suppose that you get this paragraph in your paper. So first of all you will have to think out the name of your lesson, the name of your writer. तो मैंने बताया कि आपको पाठ का नाम और उसको लिखने वाले राइटर का नाम आपकी मस्तिष्क में विद स्पेलिंग होना चाहिए। जब तक आपके पास लेखक का नाम और चैप्टर का नाम विद स्पेलिंग करेक्टली नहीं होगा, आपको रेफरेंस लिखते वक्त दिक्कतें होंगी। तो उन दिक्कतों का सामना
करने से पहले मेरी ये आप लोगों से अपील है, या यूँ कह लो मेरा निर्देश है, सुझाव है, या गुरु मानकर आदेश ही मान लेते हैं, तो शायद आपके जीवन में वो एक अच्छा अवसर होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू राइट रेफरेंस इन ए डिग्निफाइड स्टाइल। एक मर्यादित ढंग से कैसे हम रेफरेंस लिखते हैं। तो सपोज दैट आपका आ गया दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड डॉग दैट वाज सोल ऑफ इंडिया, आपके मस्तिष्क में हो गया। अब आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे, आप कैसे अपने रेफरेंस को अट्रैक्टिव ढंग से लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे ये समस्त छात्र और छात्राएं इस ब्लैक बोर्ड पर अंकित मेरे द्वारा बताए गए रेफरेंस के मॉडल को, रेफरेंस के पैटर्न को, रेफरेंस के सैंपल को नोट कर लें। निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो रेफरेंस में देखते हैं, कैपिटल स्मॉल का ध्यान देंगे, कर्सिव राइटिंग का ध्यान देंगे, और हमेशा ये ध्यान देंगे कहाँ हमें कैपिटल लिखना है, कहाँ हमें स्मॉल लिखना है, या कहाँ कौन सी चीज़ हमें हाईलाइट करनी है। तो मैं यही दिखाना चाहूँगा कि कहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं, किस पर हम इम्फेसिस करते हैं, किस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फोकस वाली बिंदुओं को देखिए। लिखते सभी बच्चे हैं, लेकिन लिखने के जो अंदाज होते हैं उन्हीं पर अंकन होता है, उन्हीं की मार्किंग होती है। आइए देखते हैं these lines have been taken from, आपको यहीं से देखना है, a girl with a basket। माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर ध्यान देना है कि चैप्टर का नाम हर वर्ड्स का, हर शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल से होगा, a girl with a basket। इसमें a कैपिटल, गर्ल का G, with का W, और कैपिटल में बास्केट का B। अब इसको बताने के लिए हम दो तरीके देखते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि आप इन्वर्टेड कॉमा में रख दें। दूसरा तरीका, उस चैप्टर के नाम को हम उसकी इंक चेंज कर देते हैं, ब्लैक इंक से बड़े अक्षरों में लिख देते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, यदि आपके पास ब्लू इंक ही है तो कुछ नहीं करेंगे, यू कैन अंडरलाइन। तो ये सबसे अच्छा, ये मॉडल पैटर्न है, आदर्श नमूना है। अगर विद बास्केट में आप क्या कर सकते हैं कि अंडरलाइन कर सकते हैं, या उसकी कर्सिव राइटिंग में कैपिटल स्मॉल को देखते हुए सिंगल कॉमा के अंदर रख सकते हैं, या उन अच्छे शब्दों की इंक को हम चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं रिटेन बाई, फिर देखते हैं रिटेन बाई, यहाँ से फिर आता है विलियम सी डगलस। अब आपको फिर बताया गया, यहीं पर आपको देखना है ये द सेम कंडीशन एज यू हैव रिटेन द नेम ऑफ योर चैप्टर। तो यू विल राइट डाउन, यू विल फॉलो द सेम स्टाइल, सेम मेथड, सेम मोड। तो आप लिखेंगे विलियम सी डगलस में W, विलियम का W, सी कैपिटल में है, शॉर्ट में है, एब्रिविएटेड आप देख रहे हैं, डगलस का D, तो विलियम सी डगलस। अब आपको उसी हिसाब से बताया गया, अगर विद बास्केट उसमें भी यही करेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं, या अक्षरों की जो इंक है वो ब्लैक से कर सकते हैं, या दोनों तरफ से काम लगा सकते हैं। ये फोकस करने का जो नजरिया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए इतना तो मेन होता है, रिटन बाई राइटर का नाम, बट हम उसमें थोड़ा क्या करते हैं कि थोड़ा उस लेखक के बारे में भी थोड़ा दे देते हैं संक्षिप्त, वो लेखक कैसा है, राइटर है, नॉवलिस्ट है, स्टोरी राइटर है, जर्नलिस्ट है, कोरियोग्राफर है, या किस विधा का वो लेखक है। जैसे हम जानते हैं गद्य की विधाएं होती हैं, गद्य की विधाओं में जो लिखते हैं, जैसे आपका संस्मरण लिखते हैं, हिंदी में आत्मकथा है, जीवनी है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, एकांकी है। द सेम स्टाइल यू विल फॉलो इन इंग्लिश, यू विल राइट डाउन अबाउट a little point
ऑफ योर राइटर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने यहीं पर जो है ब्रीफ किया है कि उस लेखक के बारे में थोड़ा दे दिया है कि ये यही जब चलता है विलियम सी डगलस। लेकिन अगर आप नाम लिख देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक जज थे, तो इससे क्या होगा कि लेखक के बारे में थोड़ा आपने हाईलाइट कर दिया। और भी दिखा सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, एंड अ ग्रेट फिलासफर, अ ग्रेट थिंकर, और जुड़ जाएगा। तो क्या होगा कि शरबत को जितना आप जैसे चाहें मीठा कर लें या कम मीठा कर लें, जो स्वाद होगा वो आपके उस शुगर पे होगा, चीनी पे होगा। ठीक आपके शब्दों के जोड़ पर आपके अंक बढ़ जाएंगे और उसको एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो आकर्षित होगा और आपको अच्छे अंक देगा। रेफरेंस सभी लिखेंगे लेकिन आपका रेफरेंस बिल्कुल हटकर होगा, अलग होगा और वो प्रभावशाली होगा, जिससे वह आपकी तरफ वो परीक्षक आकर्षित हो जाए। आइए कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट में करते क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? सबसे बड़ी बात है कि हम कॉन्टेक्स्ट में करते क्या है, गागर में सागर भरते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल। एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब होता है ऐसी लेखन शैली, ऐसे लिखने का तरीका कि जिसको हम 3 या 4 पंक्तियों में पूरी बात को संक्षेप में इशारा कर दें। कॉन्टेक्स्ट लिखने का तरीका यही है कि 3-4 पंक्तियों में हम उस पैराग्राफ की पूरी गतिविधि को हम इशारे से थोड़े में लिख कर बता दें कि क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, या इसमें क्या लेखक लिख रहा है, क्या कहना चाहता है, ये क्या होगा। वो सारी चीज़ें उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगी। जैसे अभी आपने पूरा पाठ पढ़ लिया गर्ल विद ए बास्केट, अब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि पैराग्राफ में है क्या। तो पैराग्राफ का जो निचोड़ है, जो इसेंस है, जो जिस्ट है, वो देखते हैं। जैसे है लिखा में द राइटर केम टू इंडिया इन 1950, लेखक 1950 में भारत चला, भारत की ओर चला, भारत आया। सीधी सी बात है, पूरी कहानी को आपने पढ़ा, राइटर चला, थोड़े में छोटे छोटे वाक्य होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे, कठिन शब्दावली नहीं होगी। कठिनता की तरफ आप बढ़ेंगे तो क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। यू कैन नॉट क्लैरिफाई योर कॉन्टेक्स्ट, यू कैन नॉट write down your context clearly, you cannot determine the factual words in your paragraph while you are going to write down context. You will follow simplicity, सादगी भरी, थोड़े में छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में हम उसी बात को तोड़कर लिखेंगे। ज़्यादा कुछ न लिखकर छोटे छोटे वाक्य में हम उसको तोड़कर लिखेंगे, वो आपका कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा प्रभावी होगा। जैसे में लिखा गया द राइटर केम टू इंडिया इन 1950, पूरी बात आ रही है कि लेखक 1950 में चलकर भारत आया, पहुंच गए और आ गए। ही विजिटेड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसने भारत के विभिन्न विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। एंड मेट द इंडियन पीपल, और भारतवासियों से मिला, भारत के लोगों से मिला। जब डिफरेंट प्लेस होंगे तो डिफरेंट लोग होंगे। आगे देखिए अंत में क्या कहाँ पहुँचता है, देखते हुए दिखाया गया डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट में। आगे क्या, ही वाज हाईली इंटरेस्टेड, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। कहाँ और कैसे, बाय ए गर्ल ऑफ 9, एक 9 वर्ष की बालिका के द्वारा वो बहुत प्रभावित हुआ। कब, कहाँ, वॉज सेलिंग बास्केट्स, जो टोकरियां बेच रही थी। कहाँ पर, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। स्थान दिया गया, किसके द्वारा प्रभावित हुआ, 9 वर्ष की लड़की। कहाँ, स्टेशन पर। आगे देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। अंत में हर बिहेवियर, उसकी आचरण, उसके व्यवहार में एंड मैनर्स, बोलने के तौर तरीके में इम्प्रेस हिम अटरली, उसको बहुत ही प्रभावित कर दिया। अब आपका क्या हुआ, ये 3 या 4 सेंटेंस में आपका कॉन्टेक्स्ट चला गया। अब आप
सपोज दैट दिस क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, मान लीजिए 10 अंक का है, तो आप ये मान सकते हैं कि 5 मार्क्स आर गिवन टुवर्ड्स द आंसर ऑफ योर रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट एंड 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर योर एक्सप्लेनेशन। आपके आधे अंक जो होते हैं 10 के आधे 5 अंक जो है ये रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पे हैं। जिसका रेफरेंस गड़बड़ है, जिसका कॉन्टेक्स्ट गड़बड़ है, यू मस्ट नो दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, ओनली ही मे क्वालिफाई। केवल वो क्वालिफाई कर सकता है लेकिन ही कैन नॉट अचीव, ही कैन नॉट गेट, ही कैन नॉट सिक्योर गुड मार्क्स। इट्स माई चैलेंज, ये मेरा चैलेंज है कि अगर आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अच्छा नहीं होगा तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। कपड़े कितने अच्छे पहन लो, बोलने का लहजा अगर नहीं है, बाणी नहीं है, तो आप अंत में काट के उल्लू बेवकूफ़ समझ जाएंगे। ठीक वही हाल इसमें भी होती है, ज्ञान बहुत हो, जानकारी बहुत हो, लेकिन लिखने की शैली, लिखने का ढंग नहीं अच्छा नहीं है तो आप अच्छे अंक नहीं पाएंगे। ठीक दोनों बातें तो देखते ही आपका कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हुआ। और कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान देंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कि पहला ही चढ़ावा, पहला ही प्रभाव, पहली ही छाप अगर आपने शुरू में छोड़ दी एग्जामिनर के मस्तिष्क में, एग्जामिनर आपके साथ अंत तक बना रहेगा और आप उसकी नज़रों में अच्छे अंक पाएंगे। आप कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक कॉन्टेस्ट की तरह उसी पैराग्राफ को तोड़कर हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाक्यों में हम मीनिंग को चेंज करते हुए लिखते जाएंगे। यदि आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ मीनिंग हल्के दिमाग में है, तो आप छोटे छोटे वाक्य बना लेंगे। जैसे थोड़ा मैं एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ, लिखा गया दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर। सपोज दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड आ गया, अब आपको यही तोड़ देना है कि द गर्ल whom the writer met was very beautiful, कि लड़की जो मिली वो सुंदर थी, लेकिन क्या करा फिर, इस बॉर्न इन स्क्वेलर। देखिए स्क्वेलर की मीनिंग क्या होती है, स्क्वेलर का मतलब ही होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली डर्टी एंड अनप्लीजेंट, कि एक ऐसी स्थिति कि जिसकी दशा धूल धूसरित हो और देखने में थोड़ा भद्दी लगे, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वेलर। एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी सबको मतलब क्या कहेंगे, पुअर। अनएजुकेटेड, अशिक्षित मीन्स अनपढ़, नॉट एजुकेटेड। इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण और आचरण दोनों बातें हैं, अर्थात वो ठीक थी, सुंदर थी, तो क्या करेंगे, सीधे से दिखा देंगे द गर्ल whom the writer met was very beautiful but her condition was very pitiable, उसकी हालात बहुत चिंताजनक थी। शी was not educated, वो शिक्षित नहीं थी। शी could not talk properly, she had no manners because she belonged to a poor family and uneducated members of family, उसके परिवार के लोग अनपढ़ थे, परिवार के लोग कमजोर थे, गरीबी थी। She did not know how to speak, she did not know how to behave, वो अभी नहीं जानती थी कैसे व्यवहार करें, कैसे बात करें। But her mode of selling basket was attractive when the writer saw her। अंतिम लाइन है कि दैट इज वाई, उसके व्यवहार ने, उसके आचरण ने राइटर को इतना प्रभावित हुआ कि ही हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, उसके व्यवहार ने, उसके आचरण ने उसको ऐसा तोड़ दिया, लेखक को, लेखक के हृदय को, लेखक के जिगर को झकझोर दिया, तोड़ दिया, और वो भारत से उसको प्यार हो गया। भारत से प्यार का मतलब कि भारतवासियों के भावों को जगह देखकर उसके हृदय में भारतवासियों के प्रति एक अनुराग, स्नेह, निष्ठा हुई कि भारतवासी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से या बड़े ही ओजस्वी रूप में, बड़े ओजपूर्ण ढंग से अपनी बात करते हैं, अर्थात दे कैन नॉट एक्सेप्ट फ्लैटरी,
उन्हें चापलूसी पसंद नहीं है। अंत में क्या कहा कि फाइनली आई वॉज thoroughly impressed and had given me a glimpse of the world of India. Means I came to know that the people of India, they are proud of their culture and dignity. My dear students, thanks a lot.